नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे हैं और इस चुनावी चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूज रूम में बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। रवि सर, कई मसलों पर चर्चा करेंगे। देखिए, छपरा में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई या चुनाव के दिन जो नोकझोंक हुई, रोहिणी आचार्य के मूवमेंट को लेकर जो विवाद हुआ, हमने और आपने देखा ही कि कई प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं और कुछ प्राथमिकियों में रोहिणी आचार्य का भी नाम आ गया है, भोला यादव का भी नाम आ गया है। तो एसआईटी के गठन की सूचना है और एसआईटी पटना पहुंच गई। खबर आ रही है कि लालू यादव और राबड़ी देवी के जो गार्ड हैं उन पर गाज गिर सकती है, यह बताएंगे। अमित शाह अचानक पटना आ गए, सुशील मोदी के घर गए, रात्रि विश्राम पटना में कर रहे हैं, इसका मतलब मंथन चल रहा है। देखिए, जहानाबाद में भूमिहार नाराज है। भोला शर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद एरिस्टो फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर भोला शर्मा पहुंचे हैं। क्या असर होगा, यह देखने की बात होगी। देखिए, मधुबनी और दरभंगा में बुर्का विवाद पैदा हो गया है। कहा जा रहा है बुर्का में रह रही औरतों को चुनाव देने से रोका जाए, मतलब तलाशी ली जाए, उनकी पहचान की जाए। अब देखिए, आज मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर के भीतर केक कटिंग पार्टी की है। क्यों की है, इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। इसके अलावा आपको हम बताएंगे, रोहिणी आचार्य मीसा भारती का चुनाव प्रचार करने लगी हैं और काराकाट में एनडीए ने बहुत बड़ी ताकत लगा दी है। इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उस बात को शुरू करते हैं जिसमें छपरा की जांच की आंच पटना पहुंची है और लालू यादव राबड़ी देवी के जो गार्ड हैं उन पर सवालिया निशान पैदा हो गए हैं। क्या कुछ हुआ है, आज पुलिस की टीम पहुंच गई थी पटना। राबड़ी देवी के आवास के भीतर नहीं गई, लेकिन राबड़ी देवी के आवास के बाहर जो पंजी है, अटेंडेंस रजिस्टर है, उसकी जांच हुई है। क्या खबर है रवि सर? देखिए ज्ञानेश्वर जी, सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने सवाल खड़ा किया था। उन्होंने क्या सवाल खड़ा किया था कि जो रोहिणी आचार्य हैं, जो सारण से आरजेडी की प्रत्याशी हैं, लालू प्रसाद यादव की बिटिया, वह जो है सो गार्ड जो लेकर के, अंगरक्षक लेकर के जो घूम रही है, वह राबड़ी देवी का और कहने का लालू प्रसाद यादव का। इस पर वो सब, तो यह कैसे हुआ, यह गार्ड कैसे उनके पास गया, यह एक बड़ा सवाल किया। और उसके बाद जो सारण में जो झंझट झमेला बवेला जो मचा, वह देख रहे हैं कि एक की जान गई, 2 लोग घायल हैं, तमाम अफरा तफरी, इंटरनेट बंद, यह सब तमाम। उसी बीच में सारण एसपी ने निश्चित रूप से जो जानकारी मिल रही है, एसआईटी का गठन किया है। तो यह एसआईटी की टीम यह जांच करने आ जाएगी पटना आई। तो वो पटना आकर के जो राबड़ी देवी का, आपने ठीक कहा, आवास नहीं, आवास के बाहर में जो गार्ड रूम होता है, जहां पर अटेंडेंस होता है, वह उसको जो मूवमेंट दिखाई पड़ा, उसी से हम लोग इस बात को आकलन कर रहे हैं कि वह निश्चित रूप से वह अटेंडेंस देखा कि अटेंडेंस में पता चलेगा कि वह गार्ड कहाँ है, एब्सेंट है, उपस्थित था, 20 तारीख को कहाँ था, 20 के बाद। तो यह सब तमाम तरह की छानबीन एसआईटी कर रही है। और उसके बाद जो एक चर्चा है कि वीडियो फुटेज भी खंगाला जाए। नहीं, वीडियो फुटेज देखिए, अब क्या है, अटेंडेंस तो आप कब बना देते हैं, कहां बना देते हैं, इसे देखने वाला कौन है। और देखिए, अब तो वीडियो में यदि रोहिणी आचार्य के साथ लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में लगे गार्ड दिख रहे हैं, तो जांच तो आगे बढ़ेगी निश्चित। और देखिए, वीडियो का ही महत्व, देखिए प्रशांत किशोर इन दिनों क्या कर रहे हैं, वीडियो दिखाइए। करण थापर के साथ जो उनका वायरल इंटरव्यू है, जिसमें करण थापर ने कहा कि आपने तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पराजय की भविष्यवाणी की थी, और इसके समर्थन में उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल दिखाई। प्रशांत किशोर करें, नहीं, वीडियो दिखाइए, वीडियो, मतलब जमाना वीडियो का है। तो इसी तरीके से रोहिणी आचार्य के साथ यदि लालू यादव और राबड़ी देवी के गार्ड घूम रहे थे, तो साक्ष्य वीडियो फुटेज को माना जाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप जी, वो अटेंडेंस बनने देखने से नहीं होगा, वह निश्चित रूप से वीडियो फुटेज भी होगा, उसी का मिलान भी किया जाएगा और दोनों में देखा जाएगा कि दोनों में एक रूपता है कि नहीं, तब जाकर के कोई बात आगे बढ़ेगी। और इस पर देखिए, कई लोगों पर एफआईआर भी हुआ, तो यह जो है सो उसमें रोहिणी और भोला यादव के भी नाम की भी चर्चा आ रही है। तो यह कहीं ना कहीं कुछ 8 लोगों पर है। लेकिन देखिए, एक सवाल यह भी पैदा होता है रवि सर, देखिए यदि हम बराबरी से देखें कि यदि छपरा में ये लोग चढ़ गए थे आरजेडी वाले, क्या आप गोली चला देंगे? नहीं, गोली तो सीधे गोली मार देंगे जिसके कारण मौत
कारित हो गया, हत्या हो गई? यह सवाल देखिए आरजेडी पूछ रहा है और तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव ने संयम बरता, इस बात को हम फिर से कह रहे हैं। बिल्कुल तेजस्वी यादव ने यदि संयम नहीं खोया होता तो फिर क्या से क्या हो जाता। और इस बीच आरजेडी ने, जो मृतक का परिवार है, उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाई है। 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। टीम भी गई है, भोला यादव गए थे, और जो घायल हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए की सहायता दी गई है। तो देखिए छपरा की आंच जो है वह पटना में जांच तक पहुंची है। अब आगे हम चर्चा करते हैं। अमित शाह आज अचानक पटना आ गए और पटना में आए तो सबसे पहले गए सुशील कुमार मोदी के घर और उनके चित्र पर, उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पटना में ही ठहर गए, मौर्य होटल में वे विश्राम कर रहे हैं, भाजपा के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जब यह मुलाकात हो रही है तो चर्चा चुनाव की हो रही है। देखिए जब नरेंद्र मोदी आए थे, बीजेपी के कार्यालय गए थे, तो वहां उन्होंने 1-to-1 बातचीत की थी और उसी बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उम्मीदवार को लेकर या वहां के प्रचार को लेकर आरोप प्रत्यारोप, यह भी देखिए नरेंद्र मोदी ने सीधा सुना। तो अब अमित शाह आए हैं, मौर्य होटल में रुके हुए हैं, तो जाहिर तौर पर वह उन 16 सीटों के बारे में चर्चा जरूर कर रहे हैं जहां 6 और 7वें चरण का मतदान होना है। देखिए निश्चित रूप से जब कोई बड़े नेता किसी भी दल के आएंगे और बैठेंगे तो जब समीक्षा करेंगे, रिव्यू करेंगे, तो चुनाव से रिलेटेड ही बात होगी, क्योंकि चुनाव का भी मौसम, चुनाव चल रहा है। तो यह सिर्फ इतनी ही सीट की नहीं, 40 सीट पर बात होगी जहां चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जी, क्या है, कैसे है, सब तमाम नेताओं के साथ बैठ के फीडबैक लेंगे, रिव्यू करेंगे और फिर फर्दर क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा इस पर भी डिस्कशन होगा। और तभी जाकर के, और फिर देखिए वो आज रात भर मंथन चलेगा अमित शाह का। और अमित शाह को मंथन को कहा जाता है कि चाणक्य है। हाँ, तो वह चाणक्य मंथन करेंगे तो उसमें से कुछ न कुछ बहुत टफ क्लास लेते हैं, बहुत टफ क्लास लेंगे और कुछ न कुछ बात होगी उसमें, जहां कमजोरी है, जहां मजबूती है, और कैसे फिर क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा इस पर भी बात होगी। तो निश्चित रूप से अमित शाह का क्लास, जो पाठशाला उनकी होगी, वह उसमें कुछ न कुछ सीखने सिखाने की बात भी होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और उसके बाद देखिए दूसरे दिन वह जा रहे हैं आरके सिंह, देखिए आरा में, हाँ बिल्कुल, जहां लड़ाई है, 7वें चरण की लड़ाई है, और आरके सिंह और सुदामा प्रसाद जी, उन दोनों के बीच संघर्ष। हाँ, वहां भी कड़ा संघर्ष जी। तो वो ऐसे में वहां पर भी जाकर के वहां प्रचार प्रसार करेंगे, चुनावी सभा होगी उनकी। कल का शेड्यूल उनका यही है जी। तो कल चुनावी प्रचार करेंगे, चुनावी सभा करेंगे आरा में। अब देखिए हम चलते हैं काराकाट, 7वें चरण की सबसे हॉट सीट, जहां ताकत लगाई है बीजेपी ने कि नहीं, इस सीट को तो जीतना ही जीतना है। पहले यहां की लड़ाई आसान समझी जा रही थी, लेकिन पवन सिंह आ गए, इसके बाद लड़ाई ही बिगड़ गई। और देखिए जब आज हम काराकाट बात कर रहे थे तो वहां पता ही नहीं चल रहा है कौन किसका प्रचार कर रहा है। अब देखिए वहां माले से राजाराम कुशवाहा प्रत्याशी हैं, आरजेडी का समर्थन है, लेकिन हमें बता रहा था, हमें किसी ने बताया काराकाट से, आरजेडी के एक नेता है कृष्णा सिंह, वे किसका प्रचार कर रहे हैं किसी को पता नहीं। जय कुमार सिंह जेडीयू के नेता हैं, वे कितना कम घूम रहे हैं इसकी चर्चा भी हो रही है। राजेंद्र सिंह बीजेपी के बड़े नेता हैं, एक जमाने में तो यह कहा जाने लगा था कि वे बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, और 2020 में लोजपा से चुनाव लड़ गए थे, बागी बने, फिर पार्टी में वापस आए। तो राजेंद्र सिंह की उपस्थिति भी वहां कम दिखाई पड़ी है, तो यह नोटिस करने के बाद। लेकिन बीजेपी ने पवन सिंह को बाहर निकालने के बाद बड़ी तैयारी की है। देखिए कल 24 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा का रिश्ता खट्टा मीठा चलता रहता है, अभी तो मीठा ही रिश्ता है, लेकिन बड़े भाई छोटे भाई करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा हमेशा से उनको सम्मान देते रहे, बड़े भाई के लिए उतना रिस्पेक्ट करते रहे, और उन्हीं के कहने पर देखिए पार्टी का विलय भी किया था ज्ञानेश्वर जी। बिल्कुल, तो यह एक बड़ी बात है। और देखिए नीतीश कुमार ने उनको गाहे बेगाहे कहां ले गए, किस किस जगह पर राजनीति में बैठा है, यह बात भी किसी से छिपी नहीं है। प्रतिपक्ष का नेता से लेके मैंने हर तरह से उनको सुशोभित किया है। और अभी जो है सो कठिन दौर में है उपेंद्र कुशवाहा, तो निश्चित रूप से देखिए नीतीश कुमार का कार्यक्रम कल 24 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा, 25 तारीख को नरेंद्र मोदी बिल्कुल जी काराकाट आ रहे हैं। हाँ, इसके बाद तो हवा बदलेगी। हाँ, हवा बदलेगी। उसके बाद से आप बता रहे थे कि कई सारे नेता, 26 मई को जेपी नड्डा भी काराकाट में, बिल्कुल, और 27 मई को अमित शाह बिल्कुल कल आरा से संबोधन करेंगे, और 27 मई को काराकाट में होंगे। 28 मई को राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, जिन्हें देश भर में राजपूतों का सबसे बड़ा तोप, दो ही नेता तो माने जाते हैं देश में,
राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ। तो काराकाट में पूरी ताकत लगा दी गई। बिल्कुल जी। तो यह अब तमाम नेता जो एक लाइन से नीतीश कुमार की शुरुआत के बाद नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, तो यह तमाम एक लाइन से सीरियल वाइज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। क्योंकि देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग एक बात तो हमेशा कहते हैं कि 40 सीट जीतने की कवायद है और नरेंद्र मोदी के नाम पर हो रहा है। तो लेकिन 40 में 40 संभव नहीं लग रहा है, 40 में 39 भी संभव नहीं लग रहा है। जब हम लोग 1 तारीख को चुनाव खत्म होगा तो बताएंगे कहां कौन जीतेगा, इसकी तैयारी भी हम लोग कर ही रहे हैं। तो चलिए देखिए, अब आगे चलते हैं। सेलिब्रेशन, आज केक कटिंग पार्टी हुई आसमान में, हवा में, हेलीकॉप्टर के भीतर, और मुकेश सहनी केक लेकर आए थे और चौंका दिया तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव ने भी पूछा ये क्या है, तो मुकेश सहनी ने कहा केक काटिए ना, फिर बताते हैं, लोगों को मिर्ची भी लगेगी। तो कौन सी पार्टी हुई जिसके कारण मिर्ची लगाने की बात हो गई? देखिए यह मुकेश सहनी और तेजस्वी की इस जोड़ी ने हेलीकॉप्टर में दूसरी बार सेलिब्रेशन किया है। जी। इससे पहले मछली वाला सेलिब्रेशन हुआ था जो कि पूरे देश भर में वायरल हो गया था, और पूरा वायरल होने के बाद में यह चर्चा का विषय बना रहा। बिल्कुल, तमाम लोग, प्रधानमंत्री से लेकर के सब लोगों ने उस पर चर्चा की थी कि किस समय, देखिए अभी खाने का समय नहीं है, मछली खाने, नवरात्र के दिन, नवरात्र के समय। और आज देखिए अब वो कह क्या रहे हैं, तो तेजस्वी को केक हेलीकॉप्टर के अंदर खोला गया और संजय यादव भी थे, संजय यादव भी थे। हाँ जी, उनको भी केक खिलाया काटने के बाद। तो उसमें हुआ कि बिना अंडा वाला केक था कि अंडा वाला केक था, अभी तो नहीं पता है, नहीं पता है, वेज केक भी हो सकता है। तो वो संजय यादव को खिलाया और उसके बाद से तेजस्वी ने पूछा किस लिए सेलिब्रेशन, तो ये 200 इन लोगों का डबल सेंचुरी प्रचार प्रसार का लगा, दोनों की जोड़ी का। तो तेजस्वी ने कहा कि हम तो पिछले विधानसभा चुनाव में इससे बहुत ज्यादा किए थे। तो बोले कि नहीं, हमारे लिए, मुकेश सहनी ने कहा हमारे लिए ये डबल सेंचुरी है, ये लगता हुआ, तो ये इसके लिए सेलिब्रेशन किया। और साथ ही कहा कि कई लोगों को इस केक काटने के बाद मिर्ची भी लगी, तो यह एक बड़ी बात उन्होंने कही। और यह निश्चित रूप से मिर्ची लगने लगाने की बात भी है जब ये लोग चुटकी ले रहे हैं। देखिए, आज तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने मिलकर 205 सभाओं का रिकॉर्ड बनाया है। नतीजे क्या आएंगे यह तो 4 जून को मालूम होगा, लेकिन लड़ाई तो हर क्षेत्र में दिखाई पड़ी। कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ दीजिए तो हर जगह गणित गड़बड़ाया हुआ है। अनुमान लगाना, कोई कहता है 10,000, कोई कहता है 20,000, कोई कहता है 50,000। देखिए, जब इतना क्लोज फाइट हो ना तो कुछ भी कह पाना मुश्किल होता है। चलिए आगे चलते हैं। जहानाबाद में भी 7वें चरण का चुनाव है और वहां चंदेश्वर चंद्रवंशी मौजूदा सांसद, जेडीयू के उम्मीदवार, जिन पर नीतीश कुमार ने फिर से भरोसा किया है, लेकिन भूमिहार नाराज हैं। और उनके सामने सुरेंद्र यादव, जो हार गए थे 2019 में मात्र 1751 मतों से, और वहां अरुण कुमार भी हैं बसपा के, और आशुतोष कुमार भी हैं निर्दलीय। तो देखिए, भूमिहारों को साधने का प्रयास शुरू हुआ। हमने कल भी बताया था कि मुख्यमंत्री ने एरिस्टो फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर भोला शर्मा से बातचीत की है, जो किंग महेंद्र के छोटे भाई हैं, और सीएसआर के माध्यम से जहानाबाद में करोड़ों रुपए का काम हर साल कराते हैं। कितने लोगों को नौकरी दी, हजारों हजार की संख्या में। तो भोला शर्मा लैंड कर गए हैं जहानाबाद। बिल्कुल, और नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, बहुत आत्मीय मुलाकात हुई। भोला शर्मा का लैंड करना जहानाबाद में, तो वह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक मास्टर जो है सो कार्ड खेला है, क्योंकि वहां पर कई युवाओं को नौकरी देते रहे, परिवार को। वो आज से नहीं, वो पहले से ही, माने जब पिछले कई दशक से। बिल्कुल। तो यह आकर के एक निश्चित रूप से एक माहौल तो उन्होंने खड़ा बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल माहौल। और कहा जा रहा है कई दिनों तक रहेंगे, उसी क्षेत्र में रहेंगे, गांव में जाएंगे और फिर उधर ही घूमते रहेंगे। उनका पैतृक गांव है, नेटिव प्लेस है ज्ञानेश्वर जी, तो वहां रहेंगे तो मैसेज तो उनका जाएगा कि जब वो आ रहे हैं और किसके लिए क्या मांग रहे हैं। तो जो आदमी किसी को नौकरी दे रहा है तो कुछ मांगेगा एक बार, तो उसको देने में किसी को परेशानी नहीं होगी। तो यह नीतीश कुमार ने एक बड़ा कार्ड खेला। आज जहानाबाद में लाइव सिटीज की रिपोर्टर समरीन ने बातचीत भी की भोला शर्मा से। भोला शर्मा ने भी वही बातचीत दोहराई जो कल अशोक चौधरी कर रहे थे, क्योंकि कल भोला शर्मा की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई थी, बहुत लंबी मुलाकात हुई। तो भोला शर्मा ने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार ने कह दिया है अगली बार भूमिहार। जी, तो निश्चित रूप से ये देखिए, हम लोग कल भी कहे थे कि अशोक चौधरी ने स्पष्ट कह दिया। अशोक चौधरी कोई दाहिना हाथ मानिए नीतीश कुमार का, वह जब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कह दिया कि अगली बार यहाँ से स्वजातीय होगा, भूमिहार से ही होगा, और उसके बाद भोला शर्मा कहते हुए नजर आए, तो अब उसमें तो एक समझिए एक तरह से मुहर ही लग गई कि स्वजातीय भूमिहार ही होगा अगले। चलिए एक और खबर बताते हैं, मतलब मैं रवि उपाध्याय सर के पास जाऊं इसके पहले एक और खबर। रोहिणी आचार्य छपरा का चुनाव लड़ चुकी, जीतेंगी हारेंगी 4 जून को पता चलेगा। विवाद है,
वहां हिंसा हुई है। लेकिन रोहिणी आचार्य ने अब अपनी दीदी मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया है पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में। तो पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में भी 7वें चरण में चुनाव है। रामकृपाल यादव से हर चुनाव में नजदीकी मुकाबला होता रहा है, रामकृपाल यादव जीत जाते हैं, लेकिन इस बार क्या होगा यह बड़ा सवाल है। लेकिन पाटलिपुत्र में रीतलाल यादव कहां हैं, उन्हें भी खोजा जा रहा है। बिल्कुल जी, निश्चित रूप से वो दानापुर से विधायक हैं, तो ऐसे में उनकी खोज, उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से मीसा भारती के लिए मजबूती प्रदान करेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो ऐसे में वो है नहीं तो ये निश्चित रूप से सवाल। और नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं विक्रम वोट मांगने रामकृपाल यादव के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो देखिए अब आगे चलते हैं। बुर्का विवाद, ये विवाद पैदा हो गया है दरभंगा और मधुबनी जिले में। झगड़े का कारण है मधुबनी लोकसभा क्षेत्र, जहां 20 मई को चुनाव संपन्न हुआ था। लड़ाई हुई अशोक कुमार यादव बीजेपी के प्रत्याशी और आरजेडी के प्रत्याशी अली अशरफ फातमी से। कहा जा रहा है कि जाले में, जो दरभंगा जिले में है लेकिन मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, वहां कई लोग बुर्का पहनकर बोगस वोटिंग कर रहे थे। और जब 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद रात में थाने पर लोग चढ़ गए और उन्हें छुड़ा लिया जाले में। हाँ, जाले में। बिल्कुल। इसके बाद वहां के एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया। 24 लोग नामजद किए गए, जिनमें वे लोग भी थे जिन्हें छुड़ाया गया था, जो बोगस वोटिंग कर रहे थे। जो 4 लोग फर्जी बन के गए। जी, और 100-150 लोग अन्य भी इसमें अप्राथमिकी अभियुक्त बनाए गए। और इसके बाद एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया। कल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ठीक इसी प्रकार की जानकारी मधुबनी से भी आ रही है। और अब देखिए, मधुबनी के मौजूदा सांसद बीजेपी के कैंडिडेट अशोक यादव कह रहे हैं कि बुर्का पहनकर जा रही महिलाओं की पहचान निश्चित तौर पर की जाए, या फिर बुर्का पहनकर मतदान देने से ही रोक दिया जाए। यह एक नया विवाद। देखिए निश्चित रूप से यह विवाद है, लेकिन बुर्का तो किसी के पदनसी है। हाँ, मैंने पर्दा के लिए है और उस पर आप उसको दूसरे तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन रोका नहीं जा सकता ज्ञानेश्वर जी। वह तो पर्दा है और उनके उससे जुड़ा हुआ चीज है, तो वो आप उसको नहीं रोक सकते। ठीक है, अशोक यादव भारतीय जनता पार्टी के हैं, वह कह रहे हैं, लेकिन उनकी बात को कहां तक सरकार मानेगी और कहां तक चुनाव आयोग मानेगा, यह देखने वाली बात है, क्योंकि यह सब कुछ अभी चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल, ये हमारी, आपकी और किसी की जिम्मेवारी सरकार की नहीं बनती है। तो चुनाव आयोग क्या डायरेक्शन देता है, क्या दिशा निर्देश आता है, उसी पर आगे की पहल होगी। चलिए, तो आगे की पहल होगी। चुनावी चर्चा को हम यही खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।